हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का ये सेशन है, ये सेकंड ग्रेड के जो एस्पायरेंट्स है, सीनियर टीचर बनने के इच्छुक एस्पायरेंट्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग एक वर्ड्सवर्थ महोदय की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं, द सॉलिटरी रीपर। ओके, और इस पोएम से मेरा यह मानना है कि आपको कम से कम 2 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो एज यूजुअल किसी भी पोएम को डिस्कस करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द पोएट। और वर्ड्सवर्थ के बारे में कौन नहीं जानता इंग्लिश लिटरेचर में। इन्होंने एक तरह से एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलके लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन से रोमांटिक एज की शुरुआत की थी। इनका जो पीरियड है उसे अपन रोमांटिसिज्म के नाम से जानते हैं या रोमांटिक एरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्ड्सवर्थ नेचर पोइट के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात है। इनकी पोइट्री में आपको नेचर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सारी प्रेरणा के स्रोत के रूप में दिखाई देगा। और जो ये रस्टिक सिंपल ऑर्डिनरी पीपल हैं, उस भाषा में बहुत सहजता से, बहुत ही इमोशनल वे में नेचर के साथ एसोसिएटेड ह्यूमन बीइंग्स के जो रिलेशन हैं उनको अपनी कविताओं में प्रस्तुत करते हैं। बहुत ही सिंपल डिक्शन का यूज करते हैं। और ये इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट भी रहे हैं लंबे समय तक। इंपॉर्टेंट बात है, लंबे समय तक। वैसे इनका जीवन काल भी बहुत लंबा था, 80 साल के लगभग इनका जीवन रहा। और जब भी हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं तो इनकी जो पोइट्री है इसमें आप एक तरह से स्पॉन्टेनियस फ्लो देखते हैं इमोशंस का। जैसा कि वर्ड्सवर्थ ने खुद ने कहा कि पोइट्री इज नथिंग बट ए स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस। और नेचर इनके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। ओके, तो पहले वर्ड्सवर्थ के बारे में जानते हैं, फिर ये जो अपनी पोएम है सिलेबस में द सॉलिटरी रीपर, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय का बर्थ जो है वो 7 अप्रैल 1770 को हुआ था। ठीक है, और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल, मंथ तो सेम ही है, 1850 को। तो ऑलमोस्ट इन्होंने 80 ईयर का जीवन जिया, काफी लंबा जीवन जिया। अनलाइक कीट्स हैं, शैली हैं, बेचारे बहुत यंग एज में चले गए थे, ये बहुत लंबा जिए थे। बर्थ प्लेस इनका कोकरमाउथ, क्यूम्बरलैंड, इंग्लैंड है। ठीक है, कोकरमाउथ नामक विलेज है जो एक लेक विलेज है। लेक विलेज इन द सेंस गांव के पास ही लेक, झील स्थित है, वहां के ये हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट हु अलॉन्ग विथ एस.टी. कॉलरिज हेल्प, इन्होंने मदद की एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर टू लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने एस.टी. कॉलरिज के साथ, सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर इन्होंने एक तरह से रोमांटिक एज की इंग्लिश लिटरेचर में शुरुआत की थी। और शुरुआत की थी इन्होंने पब्लिश करके, जॉइंट पब्लिकेशन था, को ऑथर थे वर्ड्सवर्थ महोदय, एस.टी. कॉलरिज के लिरिकल बैलेड्स, ये जरूर आपको याद रखना। इसको मैनिफेस्टो माना जाता है ऑफ द रोमांटिक एज, यहीं से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है दोस्तों। ओके, वर्ड्सवर्थ वाज इंग्लैंड्स पोइट लॉरिएट, ये पोइट लॉरिएट भी रहे, राष्ट्र कवि रहे इंग्लैंड के, फ्रॉम 1843 से अंटिल हिज डेथ, अपनी मृत्यु तक, जीवन भर लगभग। जो इनका पीक एक तरह से कह सकते हो समय अवधि थी पोएट्री क्रिएशन की, या इनका जो पोएटिक करियर था, उसमें मेजर टाइम तक ये इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट रहे थे, ये भी आपको याद रखना। ओके, अब देखो, फॉर वर्ड्सवर्थ के लिए पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल पैशन या इमोशन। पैशन की जगह आप इमोशन भी लिख सकते हो। वर्ड्सवर्थ के लिए पोएट्री क्या थी? स्पॉन्टेनियस मतलब सहज, बनावटी नहीं, सहज। ओवरफ्लो अचानक बहना, किसका? पावरफुल इमोशंस का या पावरफुल पैशन का। मतलब जो शक्तिशाली इमोशंस हैं जो ह्यूमन बीइंग्स में आते हैं, उनको अचानक बहा देना सहज रूप से, जैसे वो इमोशंस आते हैं उसी प्रकार से, उन्हीं वे में उन इमोशंस को एक्सप्रेस कर देना, वही पोएट्री थी वर्ड्सवर्थ जैसे लोगों के लिए। पोएट्री इज बॉर्न नॉट इन द माइंड, देखो ये माइंड के कवि नहीं थे, ये सोल के कवि थे, आत्मा के, बट इन द हार्ट। पोएट्री जन्म लेती है दिल में, हृदय में,
ओवरफ्लोइंग, जो दिल भरा हुआ रहता है, विथ फीलिंग्स या इमोशन से भरा रहता है। पोएट्री इज नथिंग शिवाय बट, प्रेपोजिशन के रूप में हुआ, बट का मतलब है एक्सेप्ट। पोएट्री कुछ भी नहीं है इसको छोड़ के, किसको? इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इमोशंस, भावनाओं को जब आप रिकलेक्ट करते हैं ट्रैंक्विलिटी, शांति में, पीस में। ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस। शांति में बैठे बैठे, शांति से बैठे बैठे जब आप अतीत के इमोशंस को रिकलेक्ट करते हो तो खुद ही वो पोएम की रचना हो जाती है। ये वर्ड्सवर्थ महोदय का जो सेंस ऑफ पोएट्री था। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइज्ड, वर्ड्सवर्थ ने क्या किया? एक तरह से धर्म बना दिया, ठीक है, नेचर को। उनका सबसे बड़ा जो रिलीजन था वो एक तरह से नेचर था। नेचर की इन्होंने पूजा की, स्पिरिचुअलाइज किया, ठीक है, एंड कंसीडर्ड हर, और नेचर को गिना। देखो, हमने भी नेचर को पर्सोनिफाई किया है, एक देवी के रूप में देख रहे हैं, प्रकृति देवी। और वो मानते थे प्रकृति को एज ए ग्रेट टीचर, एक बहुत बड़े टीचर के रूप में, बेस्ट मदर, श्रेष्ठ मां के रूप में, गार्जियन, एक संरक्षक के रूप में, एंड नर्स ऑफ मैन, और मनुष्य की नर्स, आया के रूप में, यानी मनुष्य को पोषित करने वाले, पालने वाला कौन है? नेचर है वर्ड्सवर्थ के लिए। ही बिलीव्ड, वो मानते थे, दैट देयर इज ए स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, एक आध्यात्मिक संवाद होता है। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, और कम्युनिकेशन मीन्स संवाद होता है बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बींग्स, मतलब एक पवित्र रिश्ता है नेचर और ह्यूमन बींग्स के बीच। और एक तरह से ये स्पिरिचुअलिज्म का फॉर्म ले लिया वर्ड्सवर्थ के लिए। वर्ड्सवर्थ एक तरह से नेचर की पूजा करते थे और वो मानते थे कि एक आध्यात्मिक संवाद है मनुष्य और प्रकृति के बीच। ओके, ही बिलीव्ड दैट बिटवीन मैन एंड नेचर देयर इज म्यूचुअल कॉन्शसनेस। वो मानते थे कि मनुष्य और प्रकृति के बीच एक आपसी कॉन्शसनेस है, चेतना है। म्यूचुअल मतलब आपसी, आपस में, पारस्परिक, और कॉन्शसनेस का मतलब चेतना, कॉन्शसनेस का मतलब चेतना है। स्पिरिचुअल कम्युनियन, एक आध्यात्मिक बातचीत या संवाद है। कम्युनियन का मतलब संवाद, बातचीत, और मिस्टिक इंटरकोर्स, और एक तरह से रहस्यमय इंटरकोर्स है। इंटरकोर्स का मतलब बातचीत कह दो, अंतर रिश्ता कह दो, परस्पर जो एक दूसरे के प्रति रिश्ता है वो इंटरकोर्स है। ही इनिशिएट्स हिज रीडर्स इनटू द सीक्रेट ऑफ द सोल्स कम्युनियन विद नेचर। वो क्या करते हैं? शुरू करते हैं, अपने पाठकों को इनिशिएट कर देते हैं इनटू द सीक्रेट, उस रहस्य में, ऑफ द सोल्स कम्युनियन, जो आत्मा की बातचीत है, विद नेचर, उसमें डाल देते हैं। आप जब उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि एक पोएट है, उसकी आत्मा नेचर से कम्युनियन कर रही है, बातचीत कर रही है, संवाद कर रही है। ये उनकी पोएट्री का सबसे बड़ा फीचर है। ओके, नेचर पोएट इसीलिए पुकारा जाता है उनको। अब देखो की फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वर्ड्सवर्थ की पोएट्री की, उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये, अ पोएट ऑफ नेचर है, प्रकृति के कवि हैं। वर्ड्सवर्थ सॉ नेचर, वर्ड्सवर्थ देखते थे नेचर को एज ए सुप्रीम टीचर, सबसे बड़े टीचर के रूप में, सिखाने वाले के रूप में, शिक्षक के रूप में। अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल टीचर, आध्यात्मिक गुरु का स्रोत मानते थे प्रकृति को, जैसे आध्यात्मिक गुरु होते हैं वैसा प्रकृति को मानते थे। अ सोर्स ऑफ पावरफुल इन्फ्लुएंस, एक शक्तिशाली प्रभाव का स्रोत मानते थे प्रकृति को। ऑन ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता था नेचर का, एंड हार्ट, और माइंड और हार्ट दोनों पे नेचर का बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस होता था, ऐसा वर्ड्सवर्थ मानते थे। अ पॉइंट ऑफ द कॉमन मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ड्सवर्थ के बारे में। देखो ये कॉमन मैन के पॉइंट है। वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड इन राइटिंग अबाउट द लाइव्स, फीलिंग्स एंड हार्डशिप्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। सामान्य लोगों का जीवन, उनकी भावनाएं और उनकी हार्डशिप्स, कठिनाइयों के बारे में वो लिखते थे। हार्डशिप कह दो प्रॉब्लम्स, ओके, ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, आम जनता के, आम लोगों के। ऑफन फीचरिंग रस्टिक्स, अक्सर वो
देहाती लोगों की बात करते थे। देहाती लोग, रस्टिक्स, अक्सर वो देहाती लोगों की बात करते थे एंड यूजिंग देयर लैंग्वेज, और उनकी भाषा काम में लेते थे देहाती लोगों की, टू मेक पोएट्री मोर रिलेटेबल, उससे पोएट्री ज्यादा रिलेटेबल हो, उनसे रिलेट हो पाए, उनकी भाषा में लिखोगे ज्यादा रिलेटेबल होगी, एंड प्रोफाउंड, और मजबूत, सशक्त या गहरी होगी। प्रोफाउंड का मतलब गहरी, ठीक है ना। तो वर्ड्सवर्थ कहने का मतलब उनका जो डिक्शन था, उनकी जो भाषा थी, वो कॉमन मैन की भाषा थी, और वो बिल्कुल कॉमन मैन से जुड़कर अपनी पोएट्री लिखते थे। ये वर्ड्सवर्थ का सबसे बड़ा फीचर था। ओके, एक तो नेचर के पोएट थे, एक कॉमन मैन के पोएट थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ मास्टर ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन, मास्टर थे याददाश्त के, यानी जो भी इमोशंस ये रिकलेक्ट करते थे इन ट्रैंक्विलिटी, एकदम शांति से बैठ के उनको ये अपनी पॉइंट्स में उतार लेते थे। तो मास्टर थे मेमोरी के और इमेजिनेशन के, कल्पना बहुत शानदार थी इनकी। ओके, चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से इमेजिन करते थे। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, मेमोरी एंड इमेजिनेशन अलाउ इंडिविजुअल्स टू रिकलेक्ट विद द पास्ट। देखो, मेमोरी और इमेजिनेशन इंडिविजुअल्स को अलाउ करते हैं कि वो वापस जुड़ जाएं पास्ट से, एंड विद द डीपर ट्रुथ्स, और जो अन्य गहरे सच होते हैं फाउंड इन नेचर, प्रकृति में जो मिलते हैं, उन सत्य बातों की तरफ मनुष्य जुड़ पाए। ये पोएट्री उसका एक सोर्स है। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ इज ऑफन कॉल्ड लेक पोएट। मैंने आपको बताया था ये लेक पोएट पुकारे जाते हैं। क्यों? कि इनका जो जन्म का प्लेस है कोकरमाउथ, वो क्या है? कोकरमाउथ जो है वो बिल्कुल लेक टाउन है, एक छोटा सा टाउन है जो झील के पास स्थित है। और इंग्लैंड में ऐसे खूब सारे पॉइंट्स हुए हैं जो लेक्स की सराउंडिंग्स में पले बढ़े, वहाँ के नेचर से अच्छी तरह से रूबरू थे, और उनकी पोइट्री में आपको जो लेक्स के पास का नेचर है उसका बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसीलिए इनको लेक पोइट्स पुकारते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, एस.टी. कॉलरिज हो गए, साउदी हो गए, इनको क्या मानते हैं? लेक पोइट्स मानते हैं। द अदर लेक पोइट्स आर सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं और रॉबर्ट साउदी हैं। ये नाम आपको याद रखने, कम से कम 3 तो लेक पोइट्स के। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़े। वर्ड्सवर्थ इज बेस्ट नोन फॉर हिज लिटरेरी वर्क्स। तो उनका लिटरेरी वर्क है लिरिकल बैलेड्स। एक तो इसके लिए जाने जाते हैं, जो उन्होंने को राइट किया था, साथ में लेखक बने थे वो एस.टी. कॉलरिज के साथ को राइट किया था, साथ साथ लिखा था मिलके दोनों ने। एंड द प्रेल्यूड, जो प्रेल्यूड है रोमांटिक एपिक पोएम में, बहुत बड़ी लंबी कविता है। ये है सब क्रॉनिकलिंग। क्रॉनिकलिंग मतलब, क्रॉनिकल का मतलब काल क्रमानुसार लिखना। घटनाओं को क्रम के अनुसार लिखना। क्रॉनिकलिंग द ग्रोथ ऑफ पॉइंट्स माइंड, कवि के दिमाग की ग्रोथ कैसे होती है उसको बिल्कुल समयबद्ध तरीके से द प्रेल्यूड में इन्होंने लिखा। बहुत लंबी कविता है और ये इनकी पोएट्री का हॉलमार्क मानी जाती है, द प्रेल्यूड। देखो, लिरिकल बैलेड्स तो इस एंगल से इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने एस.टी. कॉलरिज के साथ को ऑथर किया था, उस बुक को साथ साथ लिखा था। और इस बुक से, लिरिकल बैलेड से तो शुरुआत मानी जाती है रोमांटिक एरा की या रोमांटिक एज की। ओके, लेकिन जो प्रेल्यूड है ये बहुत लंबी एपिक पोएम है, जो बचपन से लेके एक कवि बनने का जो मेंटल स्टेटस या प्रोसेस क्या रहा उसको एक्सप्लेन करती हैं द प्रेल्यूड। इसलिए इसे भी जरूर याद रखिएगा। ओके, उसके बाद द मोस्ट पॉपुलर वर्क्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के द्वारा कौन से पॉपुलर वर्क्स रहे उसकी बात करते हैं। पहले तो द प्रेल्यूड, अभी बात की हमने, 1850 में आई थी, पब्लिश हुई थी। एन एपिक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। देखो, खुद की जो जीवनी से संबंधित कोई भी चीज होती है, एक पोएट लिखता है अपने खुद के ही जीवन से संबंधित चीज, तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल। ये पोएम है अबाउट द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, कि कैसे
पोएट का माइंड ग्रो करता है, विकसित होता है। पब्लिश्ड, ये देखो, पॉस्टमसली, इसको थ नहीं पढ़ते हैं, च पढ़ते हैं, पॉस्टमसली, है ना, मरणोपरांत, मृत्यु के बाद। हालांकि 50 में उनकी डेथ हुई थी, उससे कुछ समय बाद ही द प्रेल्यूड को पब्लिश किया गया था। उसके बाद लिरिकल बैलेट्स की बात करते हैं। 1798 में आई थी ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स को ऑथर्ड विद एस टी कॉलर, विच एस्टेब्लिश, जिसने स्थापित कर दिया द फाउंडेशन, यानी नींव या आधारशिला रख दी, ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म की आधारशिला यही बुक है, लिरिकल बैलेट्स। दिस कलेक्शन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र ऑफ द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। इस बुक को ही इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज का मैनिफेस्टो माना जाता है, घोषणा पत्र माना जाता है। ओके, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, वॉन्डर, इधर उधर घूमना, ये भी आपने जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में पहले थी, वर्ड्सवर्थ की। डैफोडिल्स भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस एंड वाइडली रिकॉग्नाइज्ड पोएम्स, बहुत ही विस्तृत रूप से पहचाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध है ये पोएम्स, ये जो डैफोडिल हैं, या आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। इंस्पायर्ड बाय अ वॉक, ये वॉक कर रहे थे अपनी बहन डोरोथी के साथ, उस समय लिखी गई थी। और अपनी जो ये पोएम है जो अपने सिलेबस में है, कौन सी, द सॉलिटरी रीपर, ये भी जब ये इसकी स्कॉटलैंड की यात्रा पे थे, ट्रिप पे थे अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ, तो उन्होंने उसी ट्रिप से इंस्पायर होके एक इंसिडेंट को द सॉलिटरी रीपर में डाला है, ठीक है ना। तो याद रखना, बहन डोरोथी इनके साथ, ये भी एक पोएट थी। लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबी, ये एबी है, इसको पढ़ते हैं एबी। एबी क्या होता है, मठ होता है ईसाइयों का, है ना, चर्च का एक मठ होता है, उसे एबी पुकारते हैं, एबे नहीं पुकारते। तो ये भी कविता का शीर्षक है, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाव टिंटन एबी, अ पोएम दैट एक्सप्लोर्स हिज फिलॉसफी ऑफ नेटिव मेमोरी। जो नेटिव मतलब स्थानीय, एक व्यक्ति जहां का है मूल रूप से, उस स्थान की यादों से संबंधित ये एक पोएम है। कौन सी, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाव टिंटन एबी। ओके, आगे बढ़ते हैं। द सॉलिटरी रीपर, ये अपने सिलेबस में है, अ पॉपुलर लिरिकल बैलेड है ये, दैट कैप्चर्स द ब्यूटी एंड इमोशन ऑफ अ हाईलैंड। अब देखो, हाईलैंड अक्सर स्कॉटलैंड को पुकारा जाता है, स्कॉटलैंड की जो माउंटेनस एरिया है उनको अपन हाईलैंड पुकारते हैं। और गर्ल सॉन्ग, हाईलैंड की, स्कॉटलैंड के जो पहाड़ी इलाकों की लड़की का गीत है, उसके इमोशन और ब्यूटी को सेलिब्रेट करती है कविता, उस गीत की। और लड़की की ब्यूटी नहीं भाई, उस लड़की के द्वारा गाए गए गीत की ब्यूटी को एप्रिशिएट करती है ये पोएम द सॉलिटरी रीपर। और स्कॉटिश गर्ल है, स्कॉटलैंड की लड़की है, और हाईलैंड सब स्कॉटलैंड के जो माउंटेनस रीजन्स है उसके लिए अक्सर यूज किया जाता है। ओके, अब एक ओड है, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, अमृतत्व का इंटीमेशन है। ये एक पोएम है रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक संबंध होता है बिटवीन चिल्ड्रन एंड नेचर, उसके बारे में ये पोएम है, ओड एंड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। ओके, और माई हार्ट लीप्स, अब छोटी सी पोएम है, लेकिन अक्सर इसमें इतनी अच्छी लाइन से अक्सर उनको लाइनों को कोट किया जाता है, वापस कभी मौका पड़ने पर लोग बाग बोल के सुनाते हैं। माई हार्ट लीप्स अप, ये भी एक इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी। ओके, ये इनका मेजर वर्क है। अब बात करते हैं दोस्तों सॉलिटरी रीपर की, ये अपने सिलेबस में है, तो उस पोएम के बारे में बात करते हैं। द सॉलिटरी रीपर इज अ पोएम बाय इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा है। द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय द पोइट्स ट्रिप, पोइट का जो ट्रिप था टू स्कॉटलैंड का 1803 में। याद रखना 4 साल बाद पब्लिश हुई ट्रिप के।
क्योंकि वर्ड्सवर्थ क्या करते थे, कहीं भी जाते थे, उन मेमोरीज को जब वो ट्रैंक्विलिटी में होते, शांति में, तो वापस रिकलेक्ट करते और फिर लिखते। यानी प्रकृति की सारी चीजें इनके दिमाग पर स्थायी प्रभाव डालती और बहुत स्ट्रांग मेमोरी और बहुत स्ट्रांग इनका इमेजिनेशन था, ठीक है ना। तो 1803 में जो अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ ये स्कॉटलैंड घूमने गए थे ट्रिप पे 1803 में, और बाद में उन्होंने एक पोएम लिखी जिसको 1807 में पब्लिश किया गया। तो आपको इस कविता का ईयर जरूर याद रखना और ये ट्रिप भी याद रखना है, कौन से सन में उन्होंने स्कॉटलैंड विजिट किया, तब वो इंस्पायर हुए ये सॉलिटरी रीपर पोएम लिखने के लिए। ओके, जो पोइट का जो ट्रिप था टू स्कॉटलैंड इंस्पायर्ड हिम टू राइट दिस पोएम। ओके, वो इंस्पिरेशन था। इन द पोएम द स्पीकर डिस्क्राइब्स द सॉन्ग, उस गीत को वो डिस्क्राइब करते हैं, विच ही हर्ड, जो उन्होंने सुना, अ यंग वुमन सिंगिंग, एक युवा स्त्री को गाते हुए, वाइल, जब, शी वॉज रीपिंग, जब वो काट रही थी, ग्रेन, अनाज काट रही थी, इन स्कॉटिश फील्ड, स्कॉटलैंड के खेत में। ओके, गॉट इट, वहां पे। द सॉन्ग्स मैलनकालिक मेलोडी, इस गीत की मैलनकालिक यानी उदासी भरी, उदासी भरा, मैलनकली उदासी को कहते हैं, सैडनेस, और मेलोडी माधुर्य, जो उनका उदासी भरा माधुर्य था गाने का, उस गीत का, विच द पोइट कैन नॉट अंडरस्टैंड, उस गीत को कभी समझ नहीं पाया, बस उस मेलोडी को समझ पाया कि ये मैलनकली की मेलोडी है, ठीक है। इस कंपेयर्ड, उस गीत को तुलना की जाती है टू ए नाइनटीनगेल्स, एक नाइनटीनगेल कोयल के, या एक कुकू सॉन्ग, कुकू चिड़िया होती है जो स्प्रिंग में अपनी चहचहाट मीट, और उसकी आवाज भी ऐसी होती है, कुकू कुकू, ऐसी स्वीट होती है। तो उस वॉइस, उन दोनों के गीतों से, नाइनटीनगेल के और कुकू के गीत से, उस सॉलिटरी रीपर के गीत से कंपेयर करता है। कौन? पोएट। द लिसनर फाइंड्स इट, और लिसनर उस महिला के गीत को पाता है, टू बी इवन मोर ब्यूटिफुल, ज्यादा सुंदर, एंड थ्रिलिंग, रोमांचकारी, देन द कुकूज और द नाइनटीनगेल्स सॉन्ग। तो कुकू का गीत है, चाहे नाइनटीनगेल कोयल का गीत है, उससे ज्यादा सुंदर वो सॉलिटरी रीपर के सॉन्ग को पाते हैं। डिस्पाइट बीइंग अनेबल, देखो, असमर्थ होने के बावजूद, टू कॉम्प्रिहेंड इट्स वर्ड्स, इसके शब्दों को समझने में असमर्थ होने के बावजूद, क्योंकि वो स्कॉटिश लैंग्वेज में गा रही थी, तो पोएट इंग्लिश जानते थे, स्कॉटिश का कोई ज्यादा एक्सपीरियंस इनको था नहीं, तो उसके गीत के शब्दों को समझने में असमर्थ होने के बावजूद, द सॉन्ग डीपली मैस्मराइजेस, ये गाना गहरे रूप से मैस्मराइज कर देता, मंत्रमुग्ध कर देता है। द स्पीकर, स्पीकर कौन था भाई? पोएट खुद है। एंड स्टेज विथ हिम, और ये गाना ठहर जाता उनके साथ, लॉन्ग आफ्टर ही हैज लेफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस, उस जगह से वो निकल चुके होते हैं, उसके बाद भी कई समय तक वो गीत उनके साथ रहने शुरू हो जाता है, स्टे करना शुरू हो जाता है। इतना मतलब एक तरह से परमानेंट इफेक्ट था पोएट के माइंड पे, स्थायी प्रभाव उस गीत ने डाला। पोएट ने वो जगह छोड़ दी, लेकिन गाना उनके साथ ही स्टे कर लेता है। जो वो सॉलिटरी मतलब एकांकी, और रीपर मतलब फसल काटने वाली महिला के लिए रीपर शब्द का प्रयोग यहां पे किया गया। ओके, आगे बढ़ते। द स्पीकर डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग, स्पीकर को उस गीत का मीनिंग नहीं पता, एंड ही कैन नॉट टेल, और वो बता भी नहीं सकता है, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम? द पोएट हिमसेल्फ, यार, पोएट खुद। और वो बता नहीं सकता व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है, नहीं बता पाता वो। नॉर कैन ही फाइंड एनी सुटेबल वर्ड्स, न ही उन्हें कोई उचित शब्द मिलते हैं, टू डिस्क्राइब इट्स ब्यूटी, इसके सौंदर्य का वर्णन करने के लिए। देखो, द पोएट फील्स शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग। क्या बात है, मतलब शब्द नहीं मिलते उचित उस
महिला के द्वारा गाए जाने वाले गीत की सुंदरता का बखान करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए। ही फाइंड दैट द ट्रेडिशनल पोएटिक मेटाफर्स, वो पाता है कि जो पारंपरिक कवियों के द्वारा काम में लिए जाने वाले मेटाफर, रूपक अलंकार जो होते हैं, मेटाफर्स, फॉर ए ब्यूटिफुल सॉन्ग, एक सुंदर गीत के लिए, कैन नॉट डिस्क्राइब इट्स ब्यूटी। पोइट लोग जो एक सुंदर गीत को डिस्क्राइब करने के लिए जो मेटाफर्स यूज करते हैं, वो मेटाफर्स भी उस रीपर के सॉन्ग की ब्यूटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। द पोइम दस डिमांड्स, इस तरह से कविता मांग करती है न्यू काइंड ऑफ पोएटिक मेटाफर, एक नए प्रकार का कोई पोएटिक मेटाफर कवि सोच रहा है मैं काम में लूं। वन, एक ऐसा दैट कैन बेटर एक्सप्रेस, जो अधिक अच्छे तरीके से व्यक्त कर सके, एंड डिस्क्राइब, और वर्णन कर सके, द प्योर, एकदम पवित्र, मेलोडियस, एकदम माधुर्य भरा, मिठास से भरा सुंदरता जो थी ऑफ द रीपर सॉन्ग, उसको डिस्क्राइब करने के लिए पोइट सोचता है कि मुझे कोई अच्छा मेटाफर खोजना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कविता के बारे में, इसका बैकग्राउंड क्या है। स्कॉटलैंड में जो पोइट की ट्रिप थी अपनी बहन के साथ, उस दौरान जब वो गुजर रहे थे माउंटेनस किसी रीजन से, तो उन्होंने एक ऐसी अकेली महिला खेत में काम करती हुई, कोई आसपास नहीं, जो गा भी रही थी और साथ साथ में ग्रेन को रीप कर रही थी, अनाज काट रही थी। और वहां पे वो एक सिंपल सा एक्सपीरियंस पोएट पे कितना प्रभाव डालता है। लेकिन क्योंकि पोएट ऐसा ही था भाई, उसे नेचर पसंद था, उसे रस्टिक पीपल पसंद थे, उसे देहात के लोग पसंद थे, तो वहां पे ये जो सॉन्ग उसने सुना उस महिला को गाती हुई, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो उस भाषा को भी नहीं जानता, उन वर्ड्स को भी नहीं जानता। इसके बावजूद जब उन्होंने वो सॉन्ग सुना, तो देखो क्या एक्सप्रेशन है, कविता में पढ़ते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, कोशिश करते हैं हम एक एक सिंगल वर्ड को समझें क्या कह रहा है। देखो कवि कह रहा है, बिहोल्ड हर, देखो उसे। बिहोल्ड का मतलब सी, देखना, एक तरह से एड्रेस कर रहा है किसी को, अननोन व्यक्ति को, जो आसपास में कोई है नहीं। हमें कह रहा है बिहोल्ड हर, रीडर्स को कह रहा है देखो उसे। सिंगल इन द फील्ड, अकेली हैं वो फील्ड में, अपने खेत में। यॉन, यॉन मतलब यॉन्डर, वहां, देयर। सॉलिटरी मतलब बिल्कुल एकांकी, सुनसान। हाईलैंड लैस, उस स्कॉटलैंड की लैस लड़की को देखो, गर्ल। ठीक है, पहले देखने को कह रहा है कि देखो अकेली, वो जो स्कॉटलैंड के खेत में अकेली जो लड़की है उसको देखो वहां पे। रीपिंग, अनाज काट रही हैं। एंड सिंगिंग बाय हर हरसेल्फ, सॉरी बाय हरसेल्फ, अकेली। बाय हरसेल्फ का मतलब अलोन। जैसे मैं कहता हूं आई एम इन दिस स्टूडियो बाय माई सेल्फ, यानी बाय माई सेल्फ मतलब मैं बिल्कुल अकेला हूं, है ना। यू आर लिसनिंग टू मी ऑल बाय योर सेल्फ, आप मुझे सुन रहे हो बिल्कुल अकेले बैठे। तो बाई के साथ जब अपन कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखते हैं तो समझ लो उसका सेंस बन जाता अकेला, अलोन। तो बिल्कुल अकेली हैं, गाना गा रही हैं, रीप कर रही हैं। कौन? वो स्कॉटिश लैश, स्कॉटलैंड की लड़की। स्टॉप हियर, यहां पे रुको सुनने के लिए, मतलब डिस्टर्बेंस मत करो, स्टॉप हियर। और जेंटली पास, नहीं सुनना, धीरे से गुजर जाओ। द पोइट डज नॉट वॉन्ट दैट द गर्ल शुड बी, क्या कहते हैं, डिस्टर्ब्ड। लड़की को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, ऐसा वो चाह रहा है कि या तो यहां रुक जाओ इफ यू वांट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग, मेलोडी ऑफ द सॉन्ग, स्टॉप हियर। एंड इफ यू डोंट वांट टू, पास जेंटली, धीरे से निकल जाओ। अलोन सी कट्स, अकेले ही वो कट कर रही, रीप कर रही है ग्रेन को। एंड बाइंड्स द ग्रेन, और अनाज को क्या कर रही है, बांध रही है पुले में। जो अनाज का गट्ठर होता है, पुला कह सकते हो, हमारे जोधपुर एरिया में उसको पुला कहते हैं। तो अनाज का वो पुलिंदा बांध रही है, ओके, काट के। एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, और गा रही है, मेलनकली मतलब सैड, उदासी भरा। और स्ट्रेन वर्ड यहां पे आया है सॉन्ग के लिए, ओके। ओ लिसन, अरे सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल मीन्स वैली,
और प्रोफाउंड देखो गहरी वैली, प्रोफाउंड यानी गहरी वैली, इज ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लो कर रही है, मतलब पूरी गहरी वैली पे ओवरफ्लो हो गया क्या, विद द साउंड, उस गीत की आवाज छा गई है। ओवरफ्लो हो जाना मतलब छा जाना, यानी उस लड़की की आवाज पूरी उस वैली पे छा गई है। ओके, अब देखो इसकी राइम स्कीम देखो, कोई मिल रही है क्या, फील्ड, लैस और पास, नहीं मिल रही है। क्या हो रहा है देखो, फील्ड का कोई मिला जुला साउंड है क्या, नहीं है ना, तो ये मान लो चलो जो भी साउंड पहली लाइन का है अपन ए देते हैं फील्ड। अब लैश ये बी, और फील्ड के बाद हरसेल्फ भी मिल नहीं रहा तो देखो सी हो गया, यहां पे राइम ब्रेक हो रही है, मिल नहीं रही है। और फिर देखो आगे लैश से पास बिल्कुल लगभग ए डबल एस मैच कर रहा है, तो यहां पे ए हो गया, ए बी सी ए बन गई है। अब देखो वापस देखो, ग्रेन ऊपर कोई मिल नहीं रहा तो इसको नया देंगे डी, और स्ट्रेन फिर मिल रहा है, और देखो फाउंड ऊपर कुछ है नहीं तो इसको नया देंगे ई, और साउंड, ये इसकी राइमिंग बन रही है, डी डी ई ई ए बी सी ए, है ना। तो देखो हरसेल्फ किसी से मैच नहीं कर रहा। ओके, यहां पे राइम ब्रेक हो रही है, जरूरी नहीं हमेशा एग्जैक्ट मैच करें, यहां पे राइम इसकी ब्रेक हो रही है। ओके, अच्छा इसमें पहले स्टांजा में लाइंस कितनी है दोस्तों, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ओके, 8 लाइंस के ऑक्टेव बोलते हैं 8 लाइन को, 4 ऑक्टेव्स है, 4 लाइन के ऑक्टेव है। ओके, 3 लाइन टर्सेट है, 4 लाइन क्वार्ट्रेन है ना, उस तरह से 8 लाइन है, उसे अपन बोलते हैं ऑक्टेव। ओके, नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, ये चॉन्ट है ना, ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया, मोर कॉमन इसे कहते हैं चेंट, बार बार किसी चीज को रिपीट करना, स्पेशली गायन है, श्लोक है। तो कोई भी नाइटिंगेल जो है, कोई भी कोयल, उसने कभी ऐसा चैंट नहीं किया, ऐसा गीत नहीं गाया। एक्चुअली यह सिंग के सेंस में चैंट को यूज किया गया, कभी किसी कोयल ने ऐसा गीत कभी नहीं गाया। मोर वेलकम नोट्स नहीं गाया होगा, मोर वेलकम नोट्स यानी इससे अच्छे वेलकम नोट, स्वागत के स्वर, नोट्स हैं संगीत के स्वर, स्वागत करने के संगीत के स्वर कभी किसी कोयल ने भी नहीं गाए होंगे। और स्वागत किसका करना, टू वेरी बैंड्स, वेरी मतलब थके हुए, टायर्ड, और बैंड्स का मतलब ग्रुप, टायर्ड ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का ग्रुप। यहां पे क्या है, एब्जम्मेंट है, एब्जम्मेंट का मतलब एक लाइन पूरी नहीं हो तो आगे जंप कर जाना, वो क्या होता है, एब्जम्मेंट है। तो यहां पर यह बताया है कि कभी किसी कोयल ने भी इससे बढ़िया गीत, स्वागत गीत नहीं गाया होगा। किसको स्वागत करने के लिए, जो थके हुए ग्रुप होते हैं यात्रियों के, इन सम शेडी हॉन्ट, किसी छायादार, हॉन्ट का मतलब अड्डा या पसंदीदा स्थान, अड्डा कहते हैं ना, वो उसका अड्डा है, यानी वो बैठा रहता है। यहां पे आप कह दो चाहत या पसंदीद जगह। अरे भाई ट्रेवलर्स जब है ना, देखो अमंग अरेबियन सैंड्स, अरेबियन सैंड कहते हैं डेजर्ट्स, इसकी डेजर्ट को रिप्रेजेंट करता है, अरेबिया की मिट्टी यानी डेजर्ट। तो डेजर्ट में कोई छायादार जगह मिल जाती है बैठने की, ट्रेवलर्स वही पसंद करते हैं, वो उनका पसंदीदा स्थान होता है, ठीक है ना। तो उनका स्वागत करने के लिए कभी किसी कोयल ने भी इससे बढ़िया वेलकम नोट्स का गीत नहीं गाया होगा। ओके, किनका स्वागत करना भाई, थके हुए यात्रियों का समूह, ठीक है, थका हुआ समूह यात्रियों का किसी शेडी हॉन्ट यानी किसी छायादार स्थान पे, एमंग अरेबियन सैंड, है ना, जगह कौन सी, अरेबिया के जो रेगिस्तान है वेरियस प्लेसेस पे, उनमें कोई शेडी छायादार स्थान पे जो ट्रैवलर्स होते हैं, यात्रा करते हो, वो जब ठहरते हैं ऐसी पसंदीदा जगह पे,
कभी किसी कोयल ने भी उनका वेलकम करने के लिए ऐसा गीत नहीं गाया होगा जैसे वो सॉलिटरी, यानी सॉलिटरी रीपर के सॉन्ग को यहाँ पे नाइटिंगेल से कंपेयर किया जा रहा है। ओके, अ वॉइस सो थ्रिलिंग, इतनी रोमांचकारी आवाज उस महिला की, नेवर वॉज हर्ड, कभी नहीं सुनी गई भाई। ना तो कोई कोयल ने गाया होगा ना और किसी ने गाया होगा। इन स्प्रिंग टाइम, देखो बसंत के समय में, स्प्रिंग बसंत का काल, फ्रॉम द कुकू बर्ड, कुकू बर्ड से भी ऐसी आवाज कभी थ्रिलिंग नहीं सुनी गई थी। अब यहां पे उसकी सॉलिटरी रीपर की वॉइस को कंपेयर किया जा रहा है कुकू बर्ड से, जो कुकू करती रहती है। अब देखो कुकू बर्ड कौन सी, जो ब्रेकिंग द साइलेंस, जो खामोशी तोड़ देती हैं, ऑफ द सी, समुद्रों की, एमंग द फार्देस्ट हैब्रिडीज। अब हैब्रिडीज क्या भाई, 50 से ज्यादा आइलैंड्स हैं स्कॉटलैंड के, आइलैंड्स ऑफ, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कह दो, हैब्रिडीज बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्कॉटिश आइलैंड्स, स्कॉटलैंड के आइलैंड्स का एक ग्रुप है हैब्रिडीज। तो हैब्रिडीज इतना दूर पड़ता उस जगह से, तो कुकू क्या करती हैं, जो हैब्रिडीज के समुद्र हैं उनकी साइलेंस को ब्रेक कर देती है अपनी कुकू की आवाज से। यहां पे आपको नजर आएगा क्या, हाइपरबली नजर आएगा। एक छोटी सी चिड़िया है यार, वो समुद्रों की खामोशी को तोड़ देती है उसकी आवाज। अब इतनी भी तो मजबूत आवाज नहीं है ना कि समुद्र की लहरें तो दहाड़ती हैं भाई, उसमें कुक्कू फुक्कू की आवाज कहां सुनाई देगी, लेकिन वो तोड़ देती है। इसका मतलब अतिशोक्तिपूर्ण कथन है, एग्जेजरेशन है यहां पर, उसे एग्जेजरेशन को ही अपन हाइपरबली कहते हैं। तो ये जो दो लाइनें हैं, ये 3 लाइनें मिला के कुक्कू बर्ड से लेके हैब्रिडीज तक, ये किसका उदाहरण है, हाइपरबली का या एग्जेजरेशन का उदाहरण है। ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेंजा आपको समझ में आ गया। इन स्टेंजा नंबर 2 द पोएट हैज कंपेयर्ड द सॉलिटरी रीपर्स सॉन्ग विद किससे, a nightingale's song and a cuckoo song, but the poet feels that the solitary reaper's song is much more effective, much more better कह दो, या much better, more तो नहीं लगाएंगे क्योंकि better already comparative डिग्री है, more effective and better than the songs of nightingale and cuckoos। okay, उनसे better है। अगली बात, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई बताएगा नहीं कि वो क्या गा रही हैं। ये देखो रिटॉरिकल क्वेश्चन, कवि का उद्देश्य यहां कोई प्रश्न पूछना नहीं है, एम्फेसाइज करने के लिए ये प्रश्न की शैली में वाक्य डाला गया है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा वो क्या गाती है। Perhaps the plaintive numbers flow, शायद, प्लेंटिव मतलब सैड, उदासी भरा, वही मेलनकली जैसा शब्द है। नंबर्स फ्लो का मतलब यहां पे उसके नोट्स, जो म्यूजिकल नोट्स को नंबर बताया गया, और फ्लो का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियसली कमिंग आउट, सहजता से बहते हुए स्वर। उसके जो उदासी भरे सहजता से बहते हुए स्वर जो है, फ्लो को यहां स्वरों का फ्लो कहा गया, स्वरों का बहाव। और फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स, उनका जो मतलब उदासी भरे स्वरों का जो बहाव है वो शायद, अब देखो परहैप्स शब्द बता रहा है क्योंकि उसे एक्चुअल में पता नहीं है कि वाकई में ये क्या गा रही है, तो शायद शब्द का प्रयोग किया है। अब ये जो स्वरों का बहाव है, हो सकता है ओल्ड पुराने, अनहैप्पी उदासी भरे अनहैप्पी, फार ऑफ थिंग्स
बहुत दूर की चीजें जो उसके साथ कभी घटी हों उसके बारे में ये गा रही होती, ठीक है। पुरानी अनहैप्पी, बहुत दूर की, बहुत पहले की चीजों के बारे में कुछ गा रही हो। एंड बैटल्स, और हो सकता है उन युद्धों लड़ाइयों के बारे में गा रही हो, लॉन्ग अगो, जो बहुत पहले हुई हो, ठीक है। और इज इट सम मोर हम्बल ले, या फिर ये कोई और ज्यादा पोलाइट, विनम्र, ले, देखो ले शब्द याद रखना, सॉन्ग को रिप्रेजेंट करना, या फिर कोई ये और अधिक विनम्रता भरा गीत है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, आज का ही कोई पारिवारिक मामले को बहुत हम्बल मैनर में गा रही है, हो सकता है कोई घटना आज ही उसके साथ हो गई हो। फैमिलियर मैटर, पारिवारिक मामला, अब टुडे, आज का ही, सासू जी वासू जी ने डांट दिया हो, तो हो सकता हूं उसको गा रही हूं। सम नेचुरल सॉरो, कभी को ऐसा लग रहा, देखो द पॉइंट हियर इमेजिन्स द सब्जेक्ट मैटर या थीम ऑफ द सॉन्ग बीइंग संग बाय द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर जो गाना गा रही थी उसकी थीम को यहां इमेजिन कर रहा है। सम नेचुरल सॉरो, कोई स्वाभाविक दुख। लॉस, कोई क्षति उसके साथ हो गई, नुकसान की बात। लॉस का मतलब यहां पे डेथ, हो सकता है कोई डेथ उसकी फैमिली में हो रखी हो। और पेन, या कोई दर्द का गीत हो। दैट हैज बीन, वो रहा होगा। एंड मे बी अगेन, और मे बी अगेन का मतलब हो सकता है फिर से वो जग गया हो, पुराना दुख। ऐसा भी हो सकता है कि भाई सॉरो, लॉस और पेन है, जो पहले रहा था वो अभी फिर से जग उठा हूं, उस गीत में वो गा रही हूं, ठीक है ना। सिंग्स, थिंग्स, फ्लो, अगो, ले, डे, पेन, अगेन, यहां पे बहुत कंसिस्टेंट राइमिंग चल रही है, देखो। सिंग्स और थिंग्स, फ्लो और अगो, ले, डे, पेन, गेन, एंड राइम बिल्कुल मिल रही है, ओके। वॉट एवर द थीम, अब देखो जो कुछ भी उसकी विषय वस्तु, लास्ट स्टेंजा है। द मेडन सैंग, चाहे उस गीत की जो मेडन गा रही थी, कुमारी लड़की, पहली बार जिक्र किया गया है उस लड़की को, कुमारी लड़की के बारे में। चाहे वो जो कुछ भी गीत गा रहे हो, उसकी कोई भी थीम रही हो, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, प्रतीत ऐसा हुआ, थीम चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन प्रतीत ऐसा हुआ कि द हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, उसका गीत कोई अंत नहीं रखता है। यानी गीत उसका अनंत प्रतीत हुआ, कभी समाप्त नहीं होने वाला प्रतीत हुआ, नो एंडिंग रखने वाला प्रतीत हुआ, जिसका कोई अंत नहीं हो। आई सॉ हर सिंगिंग एट वर्क, मैंने देखा उसे गाते हुए, एट वर्क, काम करते हुए, काम पे भी थी, एट वर्क थी। एंड ओवर द सिकल बैंडिंग, अब देखो सिकल क्या होता है, अनाज काटने का ऐसा एक औजार होता है, इस तरह का, यह हैंडल होता है, वो काटने का होता है। ये हैंडल बनाया मैंने, सही नहीं बनाया एक्चुअली, इसको ऐसे बनाते हैं, इस तरह का होता है, अनाज काटने का, ठीक है ना। तो सिकल, उसको बोलते हैं हशिया, अनाज काटने का होता है, जो खेती करते हैं उनको पता है, इस तरह का होता है ऐसा पूरा बैंड किया हुआ ऐसे, जिससे अनाज काटा जाता है। बैंडिंग, अब देखो वो अपने सिकल पे बैंड किए हुए थे, झुके हुए थे, है ना। आई लिसन्ड, मैंने सुना उसके गीत को, मोशनलेस, एकदम स्थिर होके, एंड स्टिल, एकदम शांत होके। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जब मैं ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गया, वहां से चला गया, पहाड़ी पे चढ़ के चला गया वो, तो द म्यूजिक इन माई हार्ट, मेरे दिल में जो संगीत था, आई बोर, मैं धारण किए हुए था। आई बोर का मतलब मैं धारण किए हुए था, मतलब उस संगीत को अपने दिल में लिए हुए था। बियर की सेकंड फॉर्म है बोर, ठीक है। लॉन्ग आफ्टर, लंबे समय तक, इट वॉज हर्ड नो मोर, जब ये और अधिक सुना ही नहीं गया, उसके लंबे समय बाद भी मेरे हृदय में इस गीत की गूंज में धारण किए हुए पहाड़ी पर चढ़ गया। यानी गाना नीचे रह गया, मैं ऊपर आ गया, फिर भी गाना मेरे हृदय में मेरे साथ आ गया। इतना
लास्टिंग इम्पैक्ट था उस गाने का। ओके, तो देखा आपने वर्ड्सवर्थ का जादू, कितनी सिंपल एक नेचुरल फिनोमिनन, एक एक प्रकृति का सामान्य दृश्य, लोग बाग गाते रहते हैं, खेतों में काम करते हैं, लेकिन वो पॉइट के लिए कितना स्पेशल ओकेजन बन जाता है, क्योंकि पॉइट कैन फील द इमोशंस, है ना, अटैच्ड विद द लेडी। जो भावनाएं उस महिला से जुड़ी हुई थी, द सिंपल ब्यूटी ऑफ हर सॉन्ग, है ना, हैड ए वेरी लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द पॉइट। बहुत प्रभाव पड़ा। ओके, मजा आया होगा आपको पोएम पढ़ने का। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समरी। समरी, पोएम पढ़ने के बाद समरी क्या मायने रखती है, फिर भी नजर मार लो। वाइल ऑन हिज ट्रिप टू स्कॉटलैंड, जब वो अपनी स्कॉटलैंड की सैर सपाटे पे था, ट्रिप पे था, विद हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ, द पॉइट एनकाउंटर्स, कवि क्या होता है, एनकाउंटर करता है, उसका सामना होता है, अ स्कॉटिश यंग वुमन से, गर्ल कह दो, मैडन कह दो, कुंवारी थी वो, मैडन शब्द आया, सिंगिंग ए सॉन्ग, एक गीत गाते हुए, एंड रीपिंग ग्रेन्स, और अनाज काटते हुए, ऑल बाय हरसेल्फ, बिल्कुल अकेली, इन हर फील्ड। ठीक है, द पॉइट कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द सॉन्ग, कभी समझ नहीं पाता वास्तविक अर्थ उस कविता का या गीत का, बट ही फाइंड्स इट थ्रिलिंग, लेकिन वो इसे बहुत रोमांचकारी पाता है, एंड सूदिंग, और बहुत राहत देने वाला पाता है। सूद करना, आराम पहुंचाना, राहत देना, ऐसा पाता, कंफर्टिंग। अकॉर्डिंग टू द पॉइट, कवि के अनुसार, द सॉन्ग संग बाय द यंग वुमन, जो उस युवा महिला ने गीत गाया है ना, उसने हैज फिल्ड द प्रोफाउंड वैली, उस एकदम गहरी सी घाटी को भर दिया था, विथ इट्स स्वीट साउंड, अपनी मधुर ध्वनि से। सॉन्ग ने पूरी घाटी को भर दिया था अपने मधुर ध्वनि से। यहां पे भी एग्जेजरेशन नजर आता है, क्योंकि इतना तेज तो आवाज में गा रही नहीं होगी ना। सेकेंड स्टैंजा में बात कर रहा पॉइट, अकॉर्डिंग टू द पॉइट, इवन द 19 कुड नॉट हैव संग बेटर सॉन्ग टू वेलकम ए ग्रुप ऑफ टायर्ड ट्रेवलर्स इन ए डेजर्ट। यहां तक ये कोयल भी, जो थके हुए यात्री हैं, उनके ग्रुप को वेलकम करने के लिए रेगिस्तान में इससे बेहतर गीत नहीं गा सकते थे। इवन ए कुकू बर्ड हु सिंग्स ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम, याद रखना कुकू को स्प्रिंग टाइम से एसोसिएट किया गया। कुकू पक्षी होता है जो स्प्रिंग टाइम में गाता है, वो भी कुड नॉट हैव संग बेटर, अधिक अच्छा नहीं गा सकता था, देन द सॉलिटरी रीपर से। द पॉइट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द सॉन्ग इज अबाउट, कभी समझने में असमर्थ है कि ये गीत किस बारे में है। ही वॉन्ट्स टू नो इट्स कॉन्टेंट, वो इसकी विषय वस्तु जानना चाहता है। ऑल्दो द ट्यून ऑफ द पोएम, हालांकि कविता की जो नहीं, उस गाने की, पोएम कह दो, सॉन्ग कह दो, सॉन्ग लिखना चाहिए, जो सॉन्ग की जो ट्यून है, धुन है, सजेस्ट टू द पॉइट, ये कवि को सुझाव देती है, दैट आर सॉन्ग इज मेलनकलिक, कि उसका गीत है वो उदासी भरा, मेलनकलिक है। ओके, द पॉइट फील्स दैट पॉसिबली द यंग वुमन सॉन्ग इज अबाउट सम ओल्ड, कवि ऐसा महसूस करता है कि उस महिला का जो गीत है वो शायद किसी पुराने, अनहैप्पी, फॉर ऑफ थिंग्स, बहुत दूर की चीजों से जुड़ा है। इट मे बी अबाउट सम बैटल्स, ये कुछ युद्ध के बारे में भी हो सकता है, लड़ाइयों के बारे में, और सम नेचुरल सॉरो भी हो सकता है, लॉस या पेन के बारे में हो सकता है। द पॉइट ईगरली वॉन्ट्स टू नो द एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सॉन्ग। अब देखो, ऐसे परीक्षा में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पॉइट, द लैस सॉन्ग, उस लड़की का गीत, कुड हैव बीन अबाउट, वो हो सकता था किस बारे में, तो ये 3-4 पॉइंट याद रखने। ओल्ड, अनहैप्पी, फॉर ऑफ थिंग्स के बारे में हो सकता है, बैटल्स के बारे में हो सकता है, कोई नेचुरल सॉरो, लॉस या पेन के बारे में हो सकता है। एक ऐसा ऑप्शन दे दें जो इनमें कवि ने ऐसा जिक्र नहीं किया है, तो उस एंगल से ये बातें थोड़ी परीक्षा में ध्यान रखने लायक होती हैं। ठीक है, द पॉइट वांट्स टू नो द एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर, तो उसे पता ही नहीं है ऑफ द सॉन्ग, गाने का जानना चाहता। स्टेंजा 4 में बात, अब कवि क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द पॉइट, वॉट एवर द थीम ऑफ द सॉन्ग इज, चाहे उस गाने की थीम भले कुछ भी हो, बट द सॉन्ग सीम्स टू हैव नो एंडिंग, लेकिन कविता कोई अंत पे, उसका गाना कोई अंत की ओर जाता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। इट हैज ट्रांसफिक्स्ड, इसने जड़वत कर दिया, स्थिर कर दिया, ट्रांसफिक्स्ड कर दिया, जड़वत कर दिया, लिख देता हूं, जड़वत कर दिया, एंड मेस्मराइज्ड, एकदम वशीभूत कर लिया हिम, उसे वहां पे। द म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग हैज फिक्स्ड इटसेल्फ, देखो
गीत के संगीत ने खुद ही अपने आप को स्थिर कर दिया, फिक्स कर दिया है इन हिज हार्ट, उसके हृदय में वो फिक्स हो गया। इट कीप्स इकोइंग, ये गूंजता रहता है इन हिज हार्ट, उसके दिल में फॉर एवर, हमेशा के लिए। इतना लास्टिक इंपैक्ट उस गीत का था। ओके, समरी समझ में आ गई? अरे आनी है यार, जब कविता ही हमने इतनी डिटेल में डिस्कस की तो हमरी समरी क्या चीज होती है, तो हमरी समरी तो एक तरफ ही रख लो। ओके, अब कविता के स्ट्रक्चर की बात करें, द पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेंजाज हैं, 8 लाइन्स ईच, ठीक है ना। और राइम स्कीम देखो, पहले और चौथे स्टेंजा की तो ए बी सी, मैंने बताया था सी आया था, बी डी डी ई डबल ई है, ए बी सी बी डबल डी डबल ई, यही हमने निकाली थी पहले की, और फोर्थ की भी ऐसी ही निकलेगी। और स्टेंजा सेकंड की ए बी सी सी डी डी है। वेरिड राइम स्कीम है अलग अलग स्टेंजा में, मतलब पहला और चौथा शुरुआती और आखिर वाला सेम है और बीच वाले दोनों सेम हैं, ऐसा राइम स्कीम किया है। और आयम्बिक टेट्रामीटर में यूज किया है, यानी 4 पैर बन रहे हैं 2-2 आयम्स के, ठीक है ना। या यूं कह लो 8 सिलेबल्स के 4 पैर बन रहे हैं। अगर 10 सिलेबल्स के 5 पैर बन जाते तब तो होता पेंटामीटर, और चूंकि पैर बन रहे हैं 4 यानी 8 सिलेबल्स एक लाइन में यूज किए हैं तो टेट्रामीटर हैं। द पोएम इज रिटन इन अ लार्जली आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी है, यानी 8 सिलेबल्स वाली लाइन है, विच मीन्स ईच लाइन हैज 4 मीटरिकल फीट, 4 फीट है, यानी 8 सिलेबल हो गए, 2 सिलेबल का 1 फीट बनता आयम्स में। अब वेरिएशन भी है देखो, वाइल मोस्टली इन आयम्बिक टेट्रामीटर में है ये कविता, देयर आर वेरिएशन इन द मीटर, मीटर में भी वेरिएशन है, सच एज द 4th लाइन जो होता है ईच स्टैंजा के इज ए ट्राईमीटर ही है, 3 फीट वाली, यानी 6 सिलेबल्स ही है चौथी लाइन में। आप नोट करो, देखो कविता कौन सी अपने हाथ में नहीं है, पास ही पड़ी है। आजा भाई शिम शिम आजा, ये देखो 4th लाइन है, 1 2 3 4, इसमें देखो एंड ओवर द सिकल बैंडिंग, कम शब्द यूज किए गए, ठीक है। और देख लो इससे पीछे वाला, ये देखो 4th लाइन, एंड में 1 सिलेबल है, बैटल्स में भी 1 है ना, लॉन्ग में भी 1 है, और अगौ अगौ, है ना। तो देखो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है अपन से, समझो। एंड में तो 1 ही सिलेबल है, ए, बैटल बे, ये फिर 1 है तो 2 हो गए, 2 सिलेबल से बन गए। अब लॉन्ग, ये भी देखो 3 हो गया, और अगौ देखो, और अ में 1 है और गौ में फिर 1 है। अब यहां पे कहीं ना कहीं मिसिंग है। अब बैटल्स में देखो यहां पे अ है तो 1 यहां भी माना जाएगा, देखो ऐसे लिखते हैं फोनेटिकली, बैटल, ये स्वा वाला अ है, तो बैटल शब्द में कितने हो गए, 2, तो 1, और ये वापस समझा देता हूं आपको, रुकना जरा। बैटल तो समझ में आ गया, ये चलो इसको यहां पे मैं साफ करके बताता हूं। देखो ध्यान देना जरा, ये 1 हो गया एंड में। अब बैटल में देखो 1 + 1 यानी 2 इसमें हो गए, तो 3 हो गए। लॉन्ग में 1 और हो गया, 4, और अगो में 1 + 1 यानी कितने हो गए, 2। अब कुल गिनो देखो, 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6, यानी 6 सिलेबल्स इस लाइन में है। 6 है, इसका मतलब पैर कितने बने भाई, 3, और 3 का पैर इस लाइन में है, तो ये ट्राईमीटर है। इसीलिए चौथी लाइन आप जगह जगह देखोगे ट्राईमीटर का उदाहरण हो रहा है। देखो एंड में 1 ही सिलेबल है, ए, और वाउल साउंड गिन लो आप कितने हैं, बे तल, बे में ए और टल में अ है, ओके, ये वाला स्वा वाला, तो 2 इसमें हो गए, तो 2 और 1 3। लॉन्ग में 1 ही है, ठीक है ना, ये वाला लॉन्ग, तो ये वाला है 1 ही है, तो 1 और 2 3 और 1 4 हो गए। अगौ में 2 हैं, इसको ऐसे लिखते हैं अ, और ये गौ, तो देखो 1 तो ये हो गया और 1 औ हो गया, तो यहां 2 हो गए ना आपस में, तो 2 + 2 + 1 + 1 ऐसे करके 4 हो, कुल कैसे हो गए देखो, 1
3 4 और 2 6, 6 यानी 3 पैर बनेंगे, और 3 पैर बन रहे हैं तो ट्राईमीटर हो गया। समझ रहे हो बात? तो चौथी लाइन में ट्राईमीटर भी है। बाकी आमतौर पर क्या है, पेंटामीटर या आयम्बिक। 5 यानी पैर बनते हैं, 5 फीट बनते हैं, ठीक है, एक लाइन में। तो इसे डेकासिलेबिक लाइन भी कहते हैं 5 फीट बनने वाले को, और इसे आप पेंटामीटर भी कहते हैं। ओके, एक ही बात। तो मीटर में डिफरेंस आपको नजर आ गया होगा, ठीक है। इस राइम स्कीम में डिफरेंस आपको नजर आ गया होगा। चौथी लाइन है इस स्टांजा की, वो ट्राईमीटर है, 3 फीट ही बन रहे, यानी 6 सिलेबल अभी अपने गिने थे, वो वाली बात है इसमें। अब फिगर ऑफ स्पीच इस कविता में कौन कौन से यूज किए गए भाई? हाइपरबली यूज किया गया, अतिशोक्तिपूर्ण कथन मैंने बताया था, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हैब्रिडीज, उसको साइलेंस तोड़ देते हो द्वीप समूह का। तो एक कुक्कू की आवाज इतनी पावरफुल थोड़ी होती है कि द्वीप समूह है कई सारे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उनका साइलेंस तोड़ दें, तो हाइपरबली है, एग्जेजरेशन है। ये रीच और पावर बता रहा गर्ल्स के सॉन्ग की, ठीक है। उसके बाद मेटाफर की बात करते हैं, द पोइट कंपेयर द रीपर सॉन्ग टू द सॉन्ग ऑफ अ नाइनटिंगेल से, ठीक है, नाइनटिंगेल का गीत एंड द कुकू बर्ड के गीत से कंपेयर हो रहा है, तो ये क्या है भाई? मेटाफर हो गया। एलिटरेशन में देखो, नो नाइनटिंगेल, न आ रहा है, और ये देखो स आ रहा है, साइलेंस और सी, और ये प आ रहा है, परहैप्स और प्लेंटिव, एलिट्रेशन यहाँ मिल रहा है। और रिटोरिकल क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, तो ये क्या है? रिटोरिकल क्वेश्चन हो गया। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई आपके? तो ये कविता हमने इस सेशन में आपसे डिस्कस कर लिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं दोस्तों, वो आपको ऐप में मिलेंगे, बकायदा सॉल्व करवाऊंगा मैं। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से अपना डाउनलोड नहीं किया है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और देखो, कई जने ऐसे सोचते हैं, उदाहरण के लिए, कि सिलेबस कब होगा, या अभी तो सिलेबस कम ही पढ़ाया है। अरे भाई, मेरा प्लान ये है कि आप लोग जब 100 के आसपास हो जाते हो ना, तो मैं आपके बीच लाइव आके पढ़ाना शुरू कर दूंगा एप्लीकेशंस में। ऐप के अंदर लाइव क्लासेस शेड्यूल कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं जानबूझ के रिकॉर्डेड दे रहा हूँ। कई जने कह रहे हैं सिर्फ रिकॉर्डेड है क्या? अरे भाई साहब, इन रिकॉर्डेड क्लासेस की क्वालिटी आपको किसी भी क्लास से बेहतर ही मिलेगी। क्योंकि क्या होता है, लाइव जब क्लास चलती है तो खूब सारे उलूल जुलूल के कमेंट्स भी एंटरटेन करने पड़ते हैं, और फिर वो कमेंट्स क्या होते हैं, जब आप वापस क्लास देखते हो ना, तो उसमें उन कमेंट्स सारे आपको इरिटेट करते हैं, आप परेशान हो जाते हो, आपकी कंसंट्रेशन भंग हो जाती है, उस लड़की ने क्या पूछा या उस लड़के ने क्या पूछा। तो रिकॉर्डेड का मतलब, आपने देखा, हमने जब से ये क्लास लेना शुरू किया, एक सिंगल बकवास नहीं की, सिर्फ पॉइंट पे हमारा फोकस था। कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कोई ऐसा कमेंट नहीं था जो आपको लगे कि परेशान हो रहे हैं, हमारे टाइम खराब हो रहा है, या हम टॉपिक से दूर जा रहे हैं। और ऐसा होता है जब आप लाइव जाते हो ऐप के अंदर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे ऐसे उलूल जुलूल के प्रश्न पूछते हैं, अब उनका आंसर भी देना पड़ता है, लेकिन जो अन्य स्टूडेंट हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका ध्यान पूरा हट जाता है। तो इसीलिए मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारी पोइट्री दे रहा हूँ, सारा सिलेबस दे रहा हूँ। 1% बकवास बात नहीं, केवल सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा फीचर है। और उसकी इफेक्टिविटी आप देखना। अच्छा, फिर डाउट सेशन हम लाइव रखेंगे ना, उसमें कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप डाउट सेशन में आ जाइए ऐप में लाइव। हर वीक एक डाउट सेशन आपका होगा। उसके बाद हम देखो क्या करेंगे, वीकली या 10 डेज का टेस्ट भी रखेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं उसका हम लाइव टेस्ट लेंगे। तो उससे क्या होता है, आप अपनी तैयारियों को परख पाओगे। समझ रहे हो? तो जो लोग स्टूडेंट इफ या बट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सर फी ज्यादा है, अरे काय की फी ज्यादा है यार? 2000 रुपये, 2500 रुपये, ये कोई ज्यादा फी होती है? 2200 रुपये, ठीक है ना। जो आप मेहनत देख पा रहे हो उसमें क्या ये मायने रखता है, ठीक है ना। फिर भी मैं सोचूंगा, कल एक लाइव आऊंगा 5 बजे फिर से, तो हो सकता है कि आपको मैं कोई डिस्काउंट की घोषणा और कर दूं। जैसे टॉप 100 जो हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे इस कोर्स को, जो परचेज करेंगे, वेरियस कोर्सेज जो हमने लॉन्च किए हैं हमारे एप्लीकेशन में, उनको मैं अच्छा खासा डिस्काउंट देने पे सोचूंगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे वाकई में होते हैं जो बेचारे अभी बेरोजगार हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं,
ठीक है ना। हालांकि हमने बहुत वाजिब रखा। अब देखो, आप कंपेयर ऐसी क्लासेस से मत करो जिनका ऑफलाइन सेटअप में वो पढ़ाते पढ़ाते आपको भी फेंक देते हैं ऑनलाइन। वो सेटअप अलग है दोस्त, ये सेटअप बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होता है कि हम ऑफलाइन कोई एंटरटेन करते नहीं स्टूडेंट को, तो हमारे पास सिर्फ आप ही विद्यार्थी होते हो, तो थोड़ा सा डिफरेंस जानो। एक तो क्या है, ऑफलाइन बैच में 300 बच्चे पढ़े हैं, 200 बच्चे पढ़ रहे हैं और आपको भी लाइव कर दिया, फेंक दिया, तो टीचर का फोकस तो ऑफलाइन वालों पे होता है ना, ऑनलाइन वालों पे तो होता नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन उसको सस्ते में ऐसे जो भी आ रहा है, भाई मेन जो पैसा है वो तो ऑफलाइन बैच से आ जाता है। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ऐसे ही फ्री में परोस दिया या बहुत नॉमिनल चार्ज पे फेंक दिया, तो टीचर का एक्स्ट्रा एनर्जी तो कंज्यूम हो नहीं रही ना। लेकिन मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ एक्सक्लूसिवली सिर्फ ऑनलाइन यूजर्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, और फिर उनका ही डाउट सेशन होगा। तो आप बात को समझें, कुछ भी फी ज़्यादा नहीं है, बहुत लेजिटिमेट, बहुत वाजिब प्राइस पे आपको ये अवेलेबल करवाया जा रहा है। और इस अपॉर्चुनिटी को आपको जो अवेल करवाई जा रही उसका फ़ायदा उठाओ आप, है ना। आप सोचते रह जाओगे और सिलेबस हो जाएगा। और कईयों को अगर डाउट है कि सिलेबस धीमे चल रहा है, धीमे चल रहा है, टेंशन मत लो, सारा एग्जाम से कम 3 महीने पहले आपको फ्री कर दूंगा, केवल टेस्ट में बिजी रखूंगा। इज दैट क्लियर गाइस? थैंक यू सो मच।